और उस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, हवा है, मिट्टी है, पानी है। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट की भी बात करें, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, शेर, चीते, भालू भी हो सकते हैं अगर आप जंगल में, तो व्हाटएवर, है ना। लेट्स कट द क्रैप, है ना, मुद्दे की बात करें, सॉरी फॉर दैट, है ना। मान लीजिए आपके पास जो कुछ भी माहौल है प्रकृति का, उसमें क्या कहीं केमिस्ट्री आती है? अरे कहाँ नहीं आती है। आकाश में बिजलियां चमकती हैं, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस चालू हो जाते हैं। केमिस्ट्री के कारण ही तो बिजलियां चमक भी रही हैं, और जैसी बिजलियां चमकती हैं N2 और O2 रिएक्ट करके NO बनाती हैं, नाइट्रोजन साइकिल चालू हो जाती है, वहां भी केमिस्ट्री है। पानी बरसता है, धरती पे गिरता है, धरती में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो काम करते हैं। सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे ही वो आपस में रिएक्शन चालू करते हैं, वहां केमिस्ट्री चालू हो जाती है। पानी है, पानी बह के नदियों में जाता है, नदियां समुद्र में मिलती हैं, वहां पर बहुत सारे केमिकल्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे भी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री हर जगह, हर जगह कहीं ना कहीं यूज तो आती है। तो आपको ये देखना है कि हमारे एनवायरनमेंट में मेनली कौन कौन सी केमिकल स्पीशीज हैं। हाँ जी, वो प्रकट कहां से होती हैं? वो उस एनवायरनमेंट, जैसे पानी बरस रहा है, और पानी में अगर कुछ केमिकल्स घुले हुए हैं, तो उनका ओरिजिन क्या है? वो केमिकल आए कहां से उस पानी में? वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहे हैं? अगर आकाश से बहकर पानी या बरस कर नीचे आ रहा है, तो हवा में कुछ केमिकल्स घुले थे, वो उसमें घुलकर नीचे आ गए। उसके बाद वो पानी या तो जब धरती पर गिरा, ये हो सकता है कि वो बहकर या तो पॉन्ड्स में चला गया, या सीपेज होकर अंडरग्राउंड स्टोरेज में चला गया। तो उसका ट्रांसपोर्ट कहां से हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके रिएक्शंस कौन से हैं, किससे रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। एसिड है तो किससे रिएक्ट करेगा, बेस है तो किससे रिएक्ट करेगा, एंड सो फोर्थ। और ये सारी लीला होने के बाद भैया उसका असर क्या होगा? वो अच्छा है, बुरा है, फायदा होगा, नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये सारी चीजें, सारी चीजों की स्टडी, केमिकल स्पीशीज प्रकट कहां से होती है, मूव कहां करती है, क्या क्या मूव करती है, कैसे रिएक्ट करती है, उसका असर क्या होता है, ये सब की स्टडी अगर हम देखें, तो इससे बनी है हमारी एनवायरनमेंट की केमिस्ट्री। ये तो बहुत ही मजेदार है, ये मजे से भी मजेदार है, आपको मजा आ जाएगा, आप सुनिए तो आएगी। ये क्या किया एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हाँ, एक्चुअली जब इंसानों ने दखल नहीं दिया था, तो प्रकृति पूरे आनंद के साथ भी, हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर हमने टांग अड़ाई, हमने बहुत कुछ ऊटपटांग काम करना चालू किया, और उस चक्कर में हमने चीजों को पोल्यूट कर दिया। ये पोल्यूट कर दिया क्या होता है, व्हाट इज पोल्यूशन? परिभाषा क्या है पोल्यूशन? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट undesirable changes in our surroundings as a result of human activities, which may have harmful effect on plants, animals, human beings, in general, anything naturally. That's called pollution. क्या 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 दिए? देखिए, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, फिर इस परिभाषा पे लौट। जैसे मैं कोटा में रहता हूँ, कोटा आपको आइडिया होगा, एक बहुत बड़ा, मतलब इट इज अ कोचिंग कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर हमारे पास थर्मल पावर स्टेशन। कुछ टाइम पहले ऐसी सूचना आई थी, सच या झूठ में नहीं जानता, पर ऐसी सूचना आई थी कि जो थर्मल पावर स्टेशन है, ऐसा एक्यूज किया गया था कुछ एक्टिविस्ट के द्वारा, कि उनसे गर्म पानी डायरेक्टली चंबल में डाल दिया था। चंबल एक नदी है, इट्स अ ह्यूज रिवर, है ना। उस रिवर में थोड़ा सा वार्म वाटर डायरेक्टली बहा दिया जाता है। हो सकता है आप कहीं कि मान लो 45 डिग्री पर पानी है, या 50 या 70 डिग्री, जितना भी पानी था, अगर वो डायरेक्टली नदी में वो गर्म पानी डाल देते हैं, तो है तो वो प्योर वाटर ही, गर्म पानी थोड़ा सा गर्म ही तो किया है, कौन सी बहुत बुरी बात है। एक्चुअली पावर प्लांट्स में तो बहुत सारा पानी निकलता है, हाँ जी। और अगर वो पूरी नदी में वो गर्म पानी लगातार डाल रहे हैं, तो आई रिपीट, मुझे नहीं पता कि वो सस्ता है झूठ, खाली मैंने तो न्यूज़पेपर्स में न्यूज सुनी थी, मैं तो आपको पोल्यूशन का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि किसी ने ऐसा किया था, है ना। पर अगर कोई ऐसा करता है, तो भी आप देखिए कि डायरेक्टली उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगर नदी में गर्म पानी डालना शुरू कर दिया, मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं, और स्पेशली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो मान लो कोई ऐसा है जो 40 डिग्री या 45 डिग्री के ऊपर जिंदा ही नहीं रह सकता, या 50 डिग्री के ऊपर जिंदा ही नहीं रह सकता, वो तो मर जाएगा। आप देखोगे न सिर्फ वो मरेगा, बहुत सारी मछलियां, मगरमच्छ होगा, मगरमच्छ तो खैर भाग जाएंगे वहां से, पर जो मछलियां छोटी छोटी वहां थी, वो भी मर जाएंगी। तो आप
से देखोगे वहां पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा और जिस तरह के जीव जंतु वहां नॉर्मली नेचर में रहते थे, जैसे पेड़ पौधे वहां उगते थे, या तो वो मर जाएंगे या वो बदल जाएंगे, कुछ नए किस्म की चीजें आ जाएंगी। तो हमने क्या किया, जो था नेचर में हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, मार भी डाला, है ना, और कुछ चेंजेस कर डाले। तो ये हमने ये डायरेक्ट चेंज किया है। ये डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल? मेरे ख्याल से गर्म पानी डालकर मछलियों को मार देना कोई बहुत डिजायरेबल चीज तो नहीं है ना। तो ये अनडिजायरेबल चेंज है, ठीक है। इसको सराउंडिंग्स में हमने सराउंडिंग भी थर्मल पावर प्लांट के बाद सराउंडिंग से उसमें किया था, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज का रिजल्ट है, क्योंकि इंसानों ने वो पावर प्लांट बनाया है और आसमान से तो उतरा नहीं है। तो इसमें प्लांट्स एनिमल्स सभी पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या है, तो क्या एक पोल्यूशन है? हाँ, तो पानी था, प्यारा मासूम पानी, गर्म पानी, जहां उसको नहीं होना चाहिए। अब आपको गर्म पानी से तो चाय भी बनती है, हम तो नहाते भी गर्म पानी से, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, वो सब करिए आप। चाय ठंडे पानी से थोड़ी बनाएंगे, लेकिन जहां नहीं चाहिए था वहां आपने जबरदस्ती कोई ऐसी चीज ऐड कर दी जो कि अनडिजायरेबल थी, गलत थी वहां पर। तो ये क्या है, ये पोल्यूशन हो गया। अच्छा, ऐसा है, यस। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं तो बहुत आपको एक सटल सा एग्जाम्पल दिया कि पानी जिसको इतना पवित्र मानते हैं, सिर्फ गर्म उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, वो भी एक पोल्यूशन कॉज कर सकता है। और इंसानों को कैसे कैसे ड्रास्टिक पोल्यूशन करें, तो भगवान ही मालिक की। अच्छा, जैसे, और ये इनडायरेक्ट चेंजेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट चेंजेस हो तो सकते हैं, मतलब कुछ डायरेक्ट तो वो है जो सीधे सीधे अपने को दिख रहे हैं। इनडायरेक्ट चेंजेस कैन बी सेकेंडरी चेंजेस। जैसे जैसे मान लीजिए किसी प्लांट से बहुत धुआं निकल रहा है, प्लांट पेड़ पौधे से नहीं, किसी केमिकल प्लांट से बहुत सारा धुआं, बहुत सारा गंदा गंदा काला काला धुआं निकल रहा है, ठीक है, और लगातार दिन रात निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है, इतना कि आसपास वहां पर सब जगह सूरज की रोशनी ढंग से नहीं आ पा रही है, और सब एकदम धुआं धुआं सी है, जिंदगी टाइप कुछ हो गया है ना। तो अब आपको एक तो डायरेक्ट असर पड़ेगा कि जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं जो सांस के साथ जा रहे हैं, उनसे आपको सांस की बीमारियां वगैरह होंगी, वो तो डायरेक्ट असर है। एक इनडायरेक्ट असर क्या, अगर सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही है ढंग से, तो आप ये देखोगे उसमें, भाई सूरज की रोशनी में तो बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज भी होती थी, जो बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती थी, या कंट्रोल में रखती थी, या चेक में रखती थी। जैसे ही सूरज की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी कम हुई, नए किस्म के माइक्रोब्स पैदा होने लगे, उनसे नए किस्म की बीमारियां जन्म लेंगी। अब ये माइक्रोब्स जो हैं, ये कार्बन, जो चिमनी के धुएं से नहीं निकल रहे हैं, धुएं से तो कार्बन निकल रहा है, लेकिन उसने जो डिस्टर्बेंस पैदा किया, जो डायरेक्ट कार्बन के पार्टिकल्स का था, वो तो डायरेक्ट है, पर इनडायरेक्ट असर भी हो रहा है। भाई वो जो नए किस्म के बीमारियों के माइक्रोब्स पैदा हुए, उनसे इंसानों को और नेगेटिविटी मिल रही है, और दिक्कत हो रही है, उनको हेल्थ की और दूसरी कंडीशंस इफेक्ट हो रही है, और ये एक इनडायरेक्ट असर, राइट। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह के अनडिजायरेबल चेंज, बीमार पड़ने से किसी को मजा नहीं आता, लंग्स खराब होने से किसी को सुख का अनुभव नहीं होता, तो ये सब अनडिजायरेबल चेंजेस हैं, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हुए। तो ये सब क्या बोलेंगे, ये सब पोल्यूशन है। जी हाँ, ये सब पोल्यूशन। ओ माय गॉड, ऐसा है, बिल्कुल अच्छी बात है। ये देखिए चिमनियां खूब सारा धुआं उगल रही है, जो मैं कह रहा था ना, धुआं धुआं सी है जिंदगी, है ना। थोड़ा शायराना तरीका है बोलने का, लेकिन चीजें मनहूस है, अच्छी चीजें नहीं है। अच्छा, फिर इसके अलावा, माय गॉड, ये क्या कर रखा है, समुद्र में बहुत सारा कचरा फेंक जाते हैं लोग। क्यों करते हैं ऐसा? दे जस्ट डोंट हैव एनी सेंस। आप पिकनिक मनाने गए, समुद्र के किनारे गए, नदी के किनारे गए, तालाब के किनारे गए, आपने वहीं पे गिफ्ट रैपर्स फेंक दिए, या कोई खाने की रैपिंग थी निकाल के फेंक दी, टिश्यू पेपर्स फेंक दिए, प्लास्टिक का सामान, बाल्टी बाल्टी जो मर गया फेंक दिया। क्यों, कौन साफ करेगा उसे? हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अगर एक आदमी करता तो ठीक, तो शायद नेग्लिजिबल होती इतनी बड़ी धरती पर करोड़ों अरबों लोग जो धरती पर हैं, वो सारे के सारे ये करने लगे, तो वो पूरे बीज सड़ा देंगे आप, जैसे कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, बर्बाद हो जाएगा, बदबू आने लगेगी, बीमारियां पैदा होंगी। क्या किया हमने, हमने इसको पोल्यूट कर दिया है। क्यों, हमने ये सारा कचरा डाल दिया इसके अंदर। क्या करना चाहिए, बी सिविक, मतलब एक सिविक सेंस जिसको कहते हैं, जो
जैसा व्यवहार आप अपने घर में नहीं करते, घर में कूड़ा नहीं फेंकते, डस्टबिन में फेंकते हैं, ऐसे ही कहीं पे नदी पे, नाले पे, तालाब पे, समुद्र के किनारे जाएं तो भी आप ये सब नहीं कर सकते। आपको कचरा फेंकने की बहुत तलब है ही सही, तो कचरा में फेंक दीजिए। और कचरेदान वहां नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर हाथ में पकड़े रहिए, कोई एक आध रैपर वगैरह है तो जेब में रख लीजिए, जहाँ कचरेदान मिलेगा वहां फेंक दीजिएगा। कोई गाड़ी है आपके साथ तो गाड़ी में रख लीजिए, प्रॉपर जगह फेंकिए, ये कोई फेंकने की जगह नहीं, राइट। लेकिन अगर हम ये कर देते हैं तो उससे पोल्यूशन फैलता है, हाँ जी बिल्कुल फैलता है। आप तो ज्ञान देने लगे, मास्टरों का काम यही है तो ज्ञान तो देने ही आए हम, है ना। लेकिन जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दुनिया में आप रह रहे हैं उसको आप शेप दे रहे हैं। ये मत सोचना कि मैं अकेला क्या कर लूंगा, आपसे ही तो आपकी दुनिया है। आपकी दुनिया के लिए तो आप खुद होना जरूरी है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू नो जैसे गांधी जी कहते थे, बी द चेंज यू वांट टू बी। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले वो बदलाव अपने अंदर लाए, राइट। आइए इतना ज्ञान बहुत है, देखते हैं पोल्यूटेंट्स को। क्या है पोल्यूटेंट्स? A substance which causes pollution is called a pollutant। जो पोल्यूशन का, जिसकी वजह से हो रहा है पोल्यूशन, वो पोल्यूटेंट है। अच्छा, तो इंसान ने फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री में चिमनी थी, चिमनी से धुआं निकला, तो पोल्यूटेंट कौन है? इंसान, फैक्ट्री, चिमनी या धुआं? एबीसीडी 4 ऑप्शन। एक्चुअली केमिकल केमिस्ट्री के टर्म्स में तो पोल्यूटेंट धुआं है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो हम कहेंगे धुआं पोल्यूटेंट है, लेकिन एक्चुअली इसको फैलाने का जिम्मेदार तो इंसान ही है। तो अगर आप सिविक्स की दृष्टि से देखेंगे तो इंसान पोल्यूटेंट है ना। लेकिन फिलहाल हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे लिए तो कार्बन के पार्टिकल्स ही पोल्यूटेंट है, ठीक है। क्या है वो पोल्यूटेंट? सॉलिड भी हो सकता है, ऑफ कोर्स लिक्विड, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कलर्ड, एनीथिंग कैन बी अ पोल्यूटेंट, ठीक है। किसको कहते हैं? जितना वो प्रकृति में होता है उससे ज्यादा हो जाए तो वो पोल्यूटेंट हो सकता है। डस्ट के पार्टिकल हवा में पहले से होते हैं, हवा में डस्ट होती है, पर आपने जो कार्यक्रम चलाया उसके चलते अगर डस्ट के पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ गई हवा में तो डस्ट भी पोल्यूटेंट हो जाए। अच्छा ऐसा है, यस। स्मोक भी हो सकता है, कार्बन के छोटे 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 पार्टिकल बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हवा में तैर रहे हो, पर आपने उन्हें बढ़ा दिया तो वो पोल्यूटेंट हो जाता है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बहुत थोड़ी बहुत इसी पर होती है, आपने उसे बढ़ा दिया तो वो पोल्यूटेंट है। तो CO2 होना पाप नहीं है, उसका बढ़ जाना पाप। अच्छा, तो प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन देन इन नेचुरल अबंडेंस, बहुत ही काम की बात है। देखिए, जितना प्रकृति में होना चाहिए उससे ज्यादा कर दिया तो वो पोल्यूटेंट हो गया। गजब, बढ़िया है, बहुत ही सटीक परिभाषा है। एक और चीज है पोल्यूटेंट। अब तूफान आ गया, हवा में डस्ट पार्टिकल बढ़ गए, तो हम ये नहीं बोलते अरे पोल्यूशन फैल गया, तो भगवान जी खुद ही करा रहे हैं अपना कार्यक्रम कराना। हाँ, अगर आपने वहां पर स्टोन कटिंग मशीन लगाई और उससे खूब धूल उड़ा उड़ा के आपने हवा में डस्ट की क्वांटिटी बढ़ा दी तो कहेंगे तुमने पोल्यूशन फैलाया है, ऐसा। तो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये होना चाहिए, ये बड़ा आवश्यक है, लोग कहते हैं। अच्छा, पर क्या प्रकृति के द्वारा किया जाए तो उसको पोल्यूशन नहीं मानेंगे? देखो, हार्मफुल इफेक्ट तो होगा। मान लो अगर कहीं डस्ट हार्मफुल है, किसी भी कारण से उड़ गई तो पोल्यूशन है ही सही। तो लोग नेचुरल को तो ये मान, जैसे नेचुरल occurrence से भी आ जाए तो लोग मना नहीं करते है। पर अक्सर उसमें कोई किसी को दोष नहीं देता है कि अब ठीक है, हो गया, जंगल में आग लगनी थी, लग गई अपने आप। अगर अपने आप लगी है तो उसमें धुआं निकला था, लग गया, निकल गया, जो पोल्यूशन फैला फैल गया। कंट्रोल हम किसके ऊपर कर सकते हैं? अपनी लीलाओं पर कर सकते हैं। हम प्रकृति को दोष नहीं देते, प्रकृति तो अपने आप चलती रहती है और जैसा उसको चलना है वैसे चलती है। जब हम नहीं थे तब भी मदर नेचर बाकायदा थी और धरती चल रही थी, हम जब नहीं रहेंगे तब भी धरती चलती रहेगी। लेकिन हम जो उसमें टांग अड़ाकर गंद पैदा कर रहे हैं वो पोल्यूशन है, मोस्टली हम यही मानते हैं, ठीक है। अच्छा, पोल्यूटेंट्स को लोग कहते हैं दो तरह के हैं जी, कौन से? एक डिग्रेडेबल और दूसरे नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल जो वक्त के साथ पोल्यूशन फैलाना बंद कर देंगे, जो डिग्रेड कर जाएंगे, अपने आप टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वक्त के साथ, इजीली, जल्दी से,
फाइनाइट टाइम में क्यों? भाई अगर प्रलय तक रुकोगे, जब सारी धरती भस्म हो जाएगी, सब पानी में डूब जाएगा, आग लग जाएगी, तो सब कुछ ही खत्म। फिर तो ऐसा नहीं, कोई अमृत पीकर तो कोई भी चीज नहीं है। लेकिन इंसानों का लाइफ स्पैन 70-80 साल का होता है, बहुत अच्छा जी लेंगे, 100 बरस जी लेंगे। इससे लंबे स्पैन तक भी कोई चीज डिग्रेड नहीं होती, तो हम बोलते हैं कि वो नॉन डिग्रेडेबल है। अच्छा, और इसके मुकाबले काफी कम समय में कोई चीज डिकम्पोज हो जाए, अपने आप नष्ट हो जाए, तो हम बोल देते हैं डिग्रेडेबल है। अच्छा, जैसे देखिए, pollutants which rapidly break down by natural processes are called degradable pollutants। जैसे जैसे आपने केला खाया, ठीक है, केले का छिलका फेंक दिया, आप मिट्टी में से फेंक दीजिए, 6 महीने बाद देखिए छिलका गायब हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। क्यों? उसमें जो मिट्टी में जो बैक्टीरिया वगैरह, तो उन्होंने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, काट डाला उसको, और एक तरह से वो खत्म हो गया, वो मिट्टी बन गया। अरे वाह, हाँ ऐसा हो गया। तो ये क्या है? हमने कहा कि वो नेचुरल प्रोसेसेस से ब्रेक डाउन हो गया। अब हमारे 70-80 साल, जितना भी भगवान हमें जीवन देता है, 100 बरस, जितना भी आपको जीवन भगवान की ईश्वर करे आप 100 बरस से भी लंबी उम्र पाए, लेकिन इसके मुकाबले 6 महीने तो बहुत कम है। हाँ जी, तो हमने कहा कि 6 महीने में निपट गया, डिग्रेडेबल है, ये सही, ठीक है ना? इसी की बजाय आपने प्लास्टिक का कोई रैपर फेंक दिया, अच्छा, या कोई कैन प्लास्टिक का डाल दिया मिट्टी में। अब प्लास्टिक का जो कैन है, अगर आप देखेंगे तो वर्षों पड़ा रह सकता है, वर्षों क्या, कुछ लोग तो कहते हैं सेंचुरीज तक पड़ा रह सकता है, उसका कुछ नहीं होगा, गंदा हो जाएगा, देखने में थोड़ा खराब लगेगा, एकदम नया जैसा नहीं होगा, स्लोली बहुत धीमे धीमे डिग्रेड होगा, हो जाएगा, बट इट विल टेक लॉन्ग, रियली लॉन्ग टाइम। और तब हम कहेंगे कि वो कैसा है, वो नॉन डिग्रेडेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी करोड़ों वर्षों में नष्ट नहीं होगा, इसका मतलब है हमारे लाइफ स्पैन के मुकाबले एक सिग्निफिकेंट टाइम वो लेगा नष्ट होने में, तो वो नॉन डिग्रेडेबल है। ठीक, they remain in environment in an unchanged form for many decades। दसियों सालों तक अगर वो पर्यावरण में, हमारे वातावरण में पड़े रहें, नष्ट न हो, नॉन डिग्रेडेबल कहलाते हैं। प्लास्टिक्स तो है ही, कई बार जैसे डीडीटी छिड़कते हुए, शायद पता नहीं आपने कभी लोगों को देखा हो, नहीं देखा हो, है ना? तो ये मच्छर उच्छर मारने के लिए, कीड़े मारने के लिए लोग छिड़क देते हैं। डीडीटी बड़ी हार्मफुल चीज है, क्यों? ये भी नॉन डिग्रेडेबल है, नालायक, एक बार आपने छिड़क दी तो कीड़े वीड़े तो मर जाते हैं, पर ये नहीं मरती है, पड़ी रहती है। अच्छा, और फिर पीने के पानी के साथ मिल जाती है, पेड़ पौधों के अंदर घुस जाती है पानी में मिलकर ही, फिर उनके साथ पत्तियों में, फ्रूट्स में आ जाती है, हर जगह पोल्यूशन फैल जाता है, बैन लग गया है, लोग अच्छा नहीं मानते इसको। अच्छा, न्यूक्लियर वेस्ट, बापरे, अगर कभी रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो जाए तो सब जगह फैल जाते हैं, फिर वो हटते ही नहीं है। हाँ जी, ये कैसे हैं? तो बड़े भयंकर नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं। अच्छा, ठीक है। अब जो प्रोसेस है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, उसको भी लोग अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। कैसा क्या होता है, मतलब कैसे पोल्यूशन फैलता, कैसे कैसे फैलता है? पहली बात तो कोई फैलाता है उससे? हाँ जी। तो ओरिजिन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, मतलब कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा एक लोकेशन है जहां से वो पोल्यूशन पैदा करने वाली चीजें निकलती हैं। जैसे जैसे कार की एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं इंजन से, अच्छा, तो वो भी पोल्यूशन फैलाती हैं। हाँ जी, तो उनके निकलने की जगह कार की जो पाइप है जहां से गैसें बाहर निकलती हैं, वो एक तरह से लोकेशन है, उनका ओरिजिन है। अच्छा, चिमनियां हो सकती हैं थर्मल पावर प्लांट्स की, वो पोल्यूशन का ओरिजिन हो सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई मीन आई दिस इज वेरी ऑब्वियस, मुश्किल नहीं लगता है सुनने। ठीक है, फिर उसके बाद निकल तो गया, फिर उसे पता नहीं हवाएं कहां तक ले जाए। हाँ जी, तो ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर और बाय वाटर और बाय डंपिंग इनटू सॉइल ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। आपने अपने घर से कचरा निकाला, हाँ जी, तो आप, उस कचरे का ओरिजिन था आपका घर, फिर आपने उसको म्यूनिसिपैलिटी के कूड़े की गाड़ी में डाल दिया, वो कूड़ा गाड़ी उसको ले गई शहर के बाहर, एक डंपिंग ग्राउंड है वहां, उसने उसको कूड़े को डंप कर दिया। हाँ जी, तो अब जब वो कूड़ा डंप हो गया, तो वहां पर आप देखिए, ये ह्यूमन एक्टिविटी के चलते भाई कूड़ा अपने आप उड़ के तो वहां गया ना, प्रकट हो गया वहां पे,
आपने उसको एक गाड़ी में डाला, कूड़ा गाड़ी उसको ले गई, उसने उसको बाहर कचरा वाले डंपिंग ग्राउंड में शहर के बाहर डाल दिया, और जो भी है डाल दिया वहां कूड़े की जगह पे। हाँ जी, तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण आपने उसे सॉइल में कचरे को डाल दिया है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है जो ज्ञानी लोग नदी में पानी में गंदगी डाल देते हैं तो पानी के साथ बह के चली जाती है, चिमनी वाले हवा में छोड़ देते हैं तो हवा के साथ बह जाती है, तो वो हवा के साथ बह जाती है, तो हर चीज गंदी कर रहे हैं लोग। तो स्पेस तक में पोल्यूशन फैला चुके हैं इंसान। तो बहुत सारे स्पेसशिप लॉन्च करते हैं, उनका कचरा जो खराब भी हो जाते हैं वो नीचे नहीं गिरते, तो उनका कचरा अंतरिक्ष में तैरता रहता है। तो स्पेस पोल्यूशन एक नया टोटका चालू हो गया है। अच्छा, तो एयर, वाटर, सॉइल, स्पेस, हर चीज पोल्यूट कर रखी है इंसानों ने। नाक में दम तो कर रखा है यार सच। सबसे पहले वो जहां से चलती है हमारी सांस। कौन? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर। वाह, एटमॉस्फेयर में क्या है? अगर आप देखें तो हम सब एक हवा के समुद्र में डूबे हुए हैं। अच्छा, हम डूबे डूबे रहते हैं? हाँ, हम डूबे हुए हैं। क्यों? अगर मान लीजिए हवा, जितनी भी हवा है वो एक सी था, एक समुद्र जैसा है, तो हम उसके बॉटम पर हैं। अच्छा, हाँ, बात तो सही है। तो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंड्स द अर्थ। हाँ जी, जो धरती है उस पर एक एक तरह से एक आप कह सकते हैं कवच ओढ़ा हुआ है। कवच या एक एक कवरिंग है, एक लेयर है किसकी? गैसेस की, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हाँ जी, क्यों है ये एटमॉस्फेयर? धरती की ग्रेविटेशनल पुल है। ग्रेविटेशन सारे एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करती है, इसलिए उसने अट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है, और इस एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? इसमें गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, थोड़ी थोड़ी बहुत सारी गैसेस हैं, और मेन तो O2 और N2 है। हाँ जी, और वाटर वेपर है, थोड़ी बहुत डस्ट वस्ट है, बहुत कुछ होता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन मेन तो ये। ठीक है, अच्छी बात। एटमॉस्फेयर में भी वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि अलग अलग लेवल्स हैं। अच्छा, अलग अलग लेवल्स को उनको नाम भी दे रखे हैं। यहाँ से देखो, धरती के जस्ट ऊपर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, उसके ऊपर स्ट्राटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। सबसे आसान है एक्सो याद रखना। क्यों? एक्सो मतलब बाहर बना। तो एक्सोस्फियर जो बिल्कुल अंतरिक्ष, जहां पे बाहर लगभग वैक्यूम जैसा है, उसके जस्ट पहले जहां बहुत कम डेंसिटी है गैसेस की, एकदम बाहर वाला कौन हुआ? एक्सो एक्सोस्फियर। ठीक है, फिर आप यहां देखिए TMS। एक्सो हो गया, मेरे साथ देखो, अभी इसको यही याद करना है, मेरे साथ याद करते चलना, आगे बाद में योजना होगा ना। सबसे बाहर वाला हो गया एक्सो। पहले वो तो लेयर्स कितनी है? 5 लेयर्स, 5 पांडव, 5 लेयर्स। सबसे बाहर वाला एक्सो एक्सोस्फीयर। फिर अंदर और बाहर टीटी है। अच्छा, अंदर वाला ट्रोपोस्फियर और ये थर्मोस्फियर। अच्छा, ठीक है। फिर यहाँ पर मीजो और यहाँ पर स्ट्रैटोस्फियर। ठीक है, TMST, TMST, या उल्टा चलोगे तो TSMT, बट TMST ज्यादा इजी पड़ता है देखने में। सबसे बाहर है एक्सो, फिर थर्मो, फिर मीसो, स्ट्रैटो और ट्रोपो। E T T MS, बाहर अंदर TT, इसमें MS। ढंग से देखोगे तो ETMST, MST, अच्छी MS, मीसोस्फीयर, स्ट्रैटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। बाहर क्या थे? एक्सो और थर्मोस्फीयर। ऐसा है जी, अच्छी बात। इसमें अगर आप देखिए एटमॉस्फेयर जिसको हम गिनते हैं, जो हमारे किसी काम का है, जिसमें हमारा मतलब ज्यादा है, तो दो ही है। कौन से? फर्स्ट 2 लेयर्स। ट्रोपोस्फियर जिसमें हम एक्चुअली हैं, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो एक उसके बाहर का भी ले लो, कौन सा? स्ट्रेटोस्फियर। अच्छा, कितना मानते हैं ट्रोपोस्फियर को? लोएस्ट रीजन है, 10 किलोमीटर तक की हाइट जो है वो ट्रोपोस्फियर मानते हैं, और 10 से 50 किलोमीटर तक की जो हाइट है उसको स्ट्रेटोस्फियर मानते हैं। ओके, अब
माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंची है? लगभग 8-9 किलोमीटर ऊंची। अच्छा इतनी है, हाँ। तो उसके थोड़ा सा ऊपर तक हम मानते हैं कितना ट्रोपोस्फियर है, लगभग 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल। उसके भी एक्स्ट्रा 40 किलोमीटर और आगे जाइए, 10 से 50 तक जाइए, तब आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर। पोल्यूशन कहाँ है? पोल्यूशन तो हर जगह फैलाया है। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट ये इंसानों को क्या कर सकता है ना। और पहले तो इन दोनों से मेन पाला पड़ता है, तो पहले इनको देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल देखिए। ट्रोपोस्फियर क्या था हम बता चुके हैं, लोएस्ट था, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस तक था। क्या क्या होता है इसमें? धूल उड़ती है जमीन से तो कहां जाती है? उड़ते ही अंतरिक्ष में तो चली नहीं जाएगी। सबसे पहले कहां जाएगी? अरे सबसे पहले जहां है धरती से जो टच कर रहा है वो इधर ही जाएगी ना। तो डस्ट सबसे पहले ट्रोपोस्फियर में फील होती है। हाँ जी। तो ये टर्बुलेंट है, डस्टी जोन है। इसमें एयर, वाटर वेपर, बादल कहां बनते हैं? बादल स्ट्रेटोस्फीयर में बनते हैं, एक्सोस्फीयर में बनते हैं, मीसोस्फीयर में कहीं नहीं बनते। नालायक, वो ट्रोपोस्फीयर में बनते हैं। अच्छा, अगर आप कभी पहाड़ों पर गए तो यू नो आप कभी थोड़े से ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको नीचे बादल दिख जाएंगे। कभी कभी आप पहाड़ चढ़ रहे हो तो आप बादलों को पार करते हुए निकल रहे हो। ओह वाओ, अ वॉक इन द क्लाउड्स, यस इट इज लिटरली पॉसिबल। बहुत ही मजेदार अनुभव होता है। तो और सबसे ऊंचा पहाड़ तो माउंट एवरेस्ट है। हाँ, तो और वो तो ट्रोपोस्फियर के अंदर ही है, बिल्कुल। तो बादल कहाँ है? बादल भी ट्रोपोस्फियर के अंदर ही। ट्रोपोस्फियर में ही बादल बनते हैं, बरस जाते हैं, सारा व्यापार चलता है ट्रोपोस्फियर में। धूल के गुबार उसी में उठते हैं, तूफान उसी में आते हैं, चक्रवात उसी में आते हैं। चक्रवात साइक्लोन्स बोलते हैं आपने, है ना। तो ये सारी लीला मस्त होके इसमें ट्रोपोस्फियर में हो जाती है। इसीलिए एक शब्द लिखा है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब धूमधाम जो होती है एकदम, मतलब भयंकर रूप से हवाएं चलना, तूफान आना, वो सारी लीला किसमें है? ट्रोपोस्फियर में। इसी में धूल उड़ती है, इसी में सेटल हो जाती है, इसी में वाटर वेपर आ जाती है। ठीक है, क्या क्या है इसमें? गैसेस तो है ऑफ कोर्स। स्ट्रेटोस्फियर में इतना मारपीट नहीं, धरती से थोड़ा दूर चला जाता है, थोड़ा शांत हो जाता है। अच्छा ऐसा है। N2 और O2 हैं, वो तो यहाँ भी हैं। N2 और O2 तो कहीं कहीं नहीं, वो तो सब जगह हैं, है ना। ओजोन, है ओजोन काफी होती है स्ट्रेटोस्फियर में, और ये बड़ी हमारे काम की चीज है ओजोन। ठीक है। वाटर वेपर बहुत कम होती है। नीचे तो समंदर है, उनसे पानी उड़ता रहता है, बादल बनते रहते हैं, तो वाटर वेपर आ जाती है किसमें? ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में बहुत थोड़ी बहुत वाटर वेपर आई, अदरवाइज मोस्टली N2 होती है, O2 होती है। न बहुत ज्यादा डस्ट यहाँ तक पहुंचती है, न बहुत ज्यादा वाटर वेपर। हाँ, ओजोन अलबत्ता यहाँ काफी बन जाती है। कैसे? बात करेंगे इस बारे में भी, सुनते जाइए। चूंकि हम रहते ट्रोपोस्फियर में हैं, तो सबसे ज्यादा फर्क अगर हमें किसी में बात का पड़ेगा तो पड़ेगा किसका? ट्रोपोस्फियर में। अगर कोई पोल्यूशन होगा तो ट्रोपोस्फियर का फर्क पड़ेगा। अब अंतरिक्ष में कचरा फैलाया तो डायरेक्ट अपने ऊपर असर नहीं पड़ रहा है, पर ट्रोपोस्फियर में फैलाया तो जरूर पड़ेगा। जी हाँ। तो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन ऐसा तो इससे, या तो गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, हवा में ऐसी गैसें डाल दो जो कि गड़बड़ है। कौन गड़बड़ है? जो प्रकृति में होता है उसके अलावा कुछ भी डाल दोगे गड़बड़ है। आपने CO2 बढ़ा दी, H2S बढ़ा दी, मीथेन, इथेन, इथीन बढ़ा दी, सब पोल्यूटेंट्स है। अच्छा, और ये तो वो है जो गैसियस है। छोटे 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 पार्टिकल्स भी उड़ा सकते हो, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, यस, जैसे डस्ट, यस। अच्छा, वो जो गैसियस हैं, या वो जो छोटे छोटे कोलॉइडल पार्टिकल्स के रूप में उड़ते हैं, ये दोनों ही तरह के पोल्यूटेंट्स होते तो हैं। तो कौन कौन सी गैसें पोल्यूटेंट्स होती हैं? जो है हवा में, उसके अलावा हर चीज पोल्यूटेंट है, सच तो नहीं। पर फिर भी जिनसे इंसानों को खतरा है, जिनसे बड़ी बैंड मचती है, और जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए और हम खूब फैलाते हैं उनको, वो कौन से? चार हैं। कौन से? सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड्स। हाँ, क्या क्या क्या? पीरियोडिक टेबल देखिए, कार्बन के बाजू में नाइट्रोजन, के बाजू में ऑक्सीजन आती है, और नीचे सल्फर आता है। हाँ जी। तो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर,
इसमें ऑक्सीजन के तो ऑक्साइड क्या होगा, कुछ मतलब ही नहीं, ऑक्सीजन तो खुद ही ऑक्सीजन है बेचारी, है ना। ये 3 प्राणी जो है, अच्छा, इनके ऑक्साइड्स अगर आ जाए, कार्बन के ऑक्साइड्स तो हैं, कौन से, CO और CO2, अगर ये बन गए तो ये पोल्यूटेंट्स हैं निश्चित। नाइट्रोजन के तो बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, हाँ, और सब पोल्यूटेंट हैं। कौन से होते हैं, N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5, ये सब। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहने को +1 से लेकर +5 तक सारे ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, लेकिन हवा में अक्सर यही ज्यादा देखे जाते हैं। और N2O4, NO2 का एक दूसरा रूप है, तो बहुत कम मात्रा में ये भी मिल जाती है। दे आर रेयर। अच्छा, ब्रह्मांड में कहीं नहीं होते, ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है, हवा में पोल्यूटेंट्स की बात हो रही है। उनमें आपको लाफिंग गैस N2O या N2O3 जो बहुत ही अनस्टेबल सी, N2O5 ये नहीं मिलेंगी, मोस्टली NO मिलेगी या NO2 मिलेगी। अच्छा, तो आसान है, CO CO2, ऐसे ही NO NO2 और ऐसे सल्फर SO नहीं होता, SO2 होता है, और SO नीचे आ गया ना, तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, SO2 और SO3। हर एक के दो ऑक्साइड, हर एक के दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो पोल्यूटेंट हैं। और हाइड्रोकार्बन्स, हाँ, ये तो बड़े मासूम थे, हम उनको जला जला कर बर्नर जलाते थे, रसोई गैस जलाते हैं, हाँ मासूम है, पर नालायक पोल्यूटेंट हैं, जला डालिए कोई दोष नहीं है, बगैर जले अगर हवा में तैरते रहेंगे तो निश्चित पोल्यूटेंट्स हैं। अच्छी बात। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, आइए एक एक करके सबकी बात करते हैं। सल्फर के ऑक्साइड्स थे, कौन से हैं, मैंने बता दिया, दो थे, SO2 और SO3। कैसे आते हैं, कहां से आते हैं ये, जलाओगे तभी आएंगे, कैसे जलाएं, सल्फर कंटेनिंग किसी भी कंपाउंड को जलाओगे डायरेक्ट SO2 बनेगा। अच्छा, ऐसा है, सल्फर को जला दे SO2 बन जाएगी। और क्या आपको पता है कि जो कोयला निकाल के जलाया जाता है, और थर्मल पावर प्लांट्स में अथाह मात्रा में कोयला जलाया जाता है, उस कोयले में %0.5 से लेकर 2% तक सल्फर होता है। अच्छा, उसमें भी आग लग जाती है, बिल्कुल वो भी जल जाता है, बिल्कुल। C+O2 से बनती है CO2, तो मेरे भाई S+O2 से बन जाएगी, लो कर लो बात, SO2। अच्छा, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, हाँ जी, क्या उसमें सल्फर के कंपाउंड नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत अगर सल्फर उनमें भी है और जलेंगे उन सबसे भी SO2 निकल जाता है। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, हाँ जी, सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कुछ भी हो, यदि इनको जलाओगे, खूब जलाते हैं लोग, अथाह मात्रा में मिलियंस ऑफ टन्स में जलाते हैं, अथाह SO2 छोड़ देते हैं नालायक एटमॉस्फेयर। हे भगवान, SO2 कैसी है, पॉइजनस है, किसके लिए, सबके लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, किसी के लिए भी शुभ नहीं होती SO2, सबके लिए बुरी ही, ऐसा, हाँ, ठीक है, क्या बुराई है उसमें, देखो क्या क्या गुल खिलाती, जैसे सबसे पहली बात, हवा में SO2 घूम रही है, टिंग SO2 SO2 SO2, है ना। प्लीज अंडरस्टैंड, हवा में एक और गैस है बहुत ही फेवरेट, कौन सी, जिससे हमारी सांसें चलती हैं, ऑक्सीजन, हाँ, तो SO2 भी है, O2 भी, मौका भी और दस्तूर भी, पर SO2 जल्दी ऑक्सीडाइज तो नहीं होती, होती तो नहीं है, लेकिन हवा में अगर कार्बन के या डस्ट के पार्टिकल्स हैं, लाइट ब्राइट चमक रही है, तो वो ऑक्सीडाइज हो भी जाती है। जो पार्टिकुलेट मैटर हवा में होता है वो कैटलिस्ट का काम करता है, और SO2 को धक्का मार के सुलझाना होता है। तो इसमें कौन सी बात है, अरे बहुत बुरी बात है, SO2 में अगर पानी पड़ता तो वो बना देती सल्फ्यूरस एसिड, विच इज अ वीक एसिड। इसमें अगर पानी पड़ जाएगा ना गलती से, तो बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, और SO2 पानी में घुलता है, थोड़ी सी हीट निकलती है, SO3 पानी में घुलती है, पागलों की तरह हीट निकलती है, इतनी ज्यादा कि पानी उबलने लग जाता है। अच्छा, तो मान लीजिए ईश्वर न करे, पर आप किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जहां पोल्यूशन फैला हुआ है, हम तो रहते ही शहरों में जहां पोल्यूशन फैला हुआ है,
उसमें हवा में SO2 भी है, हाँ जी, और SO3 भी बन रही है, हाँ जी। और ये जो SO3, हम किसी सड़क से जा रहे हैं, बहुत धुआं है, तो हवा में थोड़ी बहुत SO3 होगी, अच्छा। और जब सांस लेंगे, सांस के साथ SO3 अंदर जाएगी, आएगी, और वो SO3 नेजल कैविटी में जब मॉइस्चर से मिलेगी तो ये H2SO4 बनाएगी। नाक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, जी हाँ, तो अंदर की स्किन को सल्फ्यूरिक एसिड जलाना शुरू करेगा, हाँ जी। तो आपको बुरा लगेगा, अब नाक में कोई सल्फ्यूरिक एसिड डालता है क्या, है ना, दिक्कत होगी आपकी। अब चूंकि बहुत जरा से मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो कहीं कहीं लोकलाइज छोटे छोटे बर्न्स होंगे, और तो आपको एकदम से दो चार मॉलिक्यूल से आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। यदि आप रोज सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम स्कूल जाते समय, आते समय, ऑफिस जाते समय, आते समय लगातार ऐसी SO2 या SO3 मिली हुई हवा में सांस ले रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये बर्न्स बढ़ते चले जाएंगे और आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप लगातार अपने लंग्स को, अपने जो एयर ट्रैक्ट है जहां से हवा गुजरती है, उसको एसिड डाल डाल के, सल्फ्यूरिक एसिड, गॉड डैम इट, सल्फ्यूरिक एसिड डाल डाल के आप जला रहे हैं यार, तो दिक्कत तो होगी। तो बहुत भयानक है, ऑफ कोर्स बहुत भयानक है। अच्छा, इसमें अगर कोई कसर रह गई हो तो क्या होता है, कभी कभी पोल्यूशन के दौरान ओजोन बन जाता है, तो SO2 को जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होती SO2, तो ओजोन कहते हैं अरे कैसे नहीं हो गया, हमसे हम खिला देंगे, अपना एक वो खिला देती है, ये SO3 बनती है, वो तो मासूम बन के O2 बन के भाग जाती है, और ये नालायक SO3 जा जाके सब कुछ फेफड़े जलाती रहती है, और भयानक है ये बिल्कुल। हवा में पेरोक्साइड बन जाता है, कभी कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है ना, उससे भी ऑक्सीडाइज हो जाती है। अगर तो सोल्यूशन है तो H2SO4 सोल्यूशन बन जाएगा, उतना हार्मफुल नहीं है। अगर गैस फेज में बनेगी SO3 तब तो बहुत ही बैंड बचेगी, ठीक है। दिस एसिड कम्स डाउन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। आपने कहा जी सांस नहीं लेंगे हम तो गांव ढाड़े में चले जाएंगे, चलिए, पर ये पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, क्यों? हवा में तो फैल गई, अब बारिश आई, अच्छा हवा में एक बार SO3 निकल गई, आप वहां मान लीजिए है ही नहीं, तो हवा चलती है, हवा के साथ बहकर दूर दूर आएगी, तो बारिश का मौसम आया, आप नाचने आए बारिश में, अरे बरखा आई झूम की, और आपने नाचना कूदना शुरू किया, क्या हो गया, एसिड बरस रहा है। एसिड कैसे बरसता है? हवा में SO3 थी, ऊपर से पानी टपका, पानी टपका, टपकते टपकते SO3 के कांटेक्ट में आया, SO3 पानी में घुली और नालायक बन गई सल्फ्यूरिक एसिड, वो बरस के अपनी खोपड़ी में पड़ा, दुर्गत हो गई अपनी। तो क्या ऐसे एसिड रेन में नहाने में मजा आएगा? अरे बैंड बच जाएगी अब, है ना, तो ये तो ठीक नहीं है बिल्कुल। तो किसने? क्योंकि हमने पोल्यूशन फैलाया, हमने SO2 SO3 एटमॉस्फेयर में डाले, तो जो रेन के साथ बरस के हमारी खोपड़ी पे गिर रहे हैं तो हमें बुरा लग रहा है, ऑफ कोर्स। ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ऐसे ऐसे काम करते हैं, खतरनाक है। इफेक्ट्स क्या है टॉक्सिक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर? एक तो मैंने बता ही दिया क्या क्या गुल खिल सकते हैं, और देख लीजिए जी, बल्कि एक दो नहीं, बहुत सारी चीजें लेते हैं, जैसे तो SO2 अगर लो कंसंट्रेशन में ही सही, पर अगर इतनी भी हुई तो भी अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइजिमा है, इस तरह की चीजें पैदा कर लेगी, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की समस्याएं पैदा करेगी, ठीक है। कम कम है तो SO2 से बनेगा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड थोड़ा वीक है और कोई इतना भी गया गुजरा नहीं है, सल्फ्यूरिक तो बहुत डैमेजिंग था, पर ये भी कोई अमृत तो नहीं है, फेफड़ों में सल्फ्यूरस एसिड डाल रहे तो अच्छा काम तो नहीं कर रहे, ठीक है। फिर आंखों की जो ये यू नो लेयर है, इससे रिएक्ट करती है सल्फर डाइऑक्साइड, तो आईज में इरिटेशन पैदा करती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंसू गिरने लगते हैं आंखों से, जो पोल्यूटेड एरिया है वहां अपने आप ही सब होने लगता है। अच्छा, तो खुशी के आंसू हैं पगले नहीं, पगले कोई खुशी के आंसू नहीं है, कोई पागलपन नहीं है, ये पोल्यूशन के आंसू हैं। हाँ। फिर अगर खेतों के आसपास, अगर आसपास खेत है, जैसे कभी कभी क्या होता है, खेतों के आसपास या उस एरिया में लोग इंडस्ट्रीज लगा लेते हैं, वहां पे पोल्यूशन फैलाते रहते हैं, बेचारे किसानों को पता ही नहीं चलता कि गड़बड़ कर रहे हैं। अब अगर SO2 का लेवल बढ़ा लिया आपने, हाँ जी, और आपके आसपास मान लो कोई फूलों का खेत है, या सरसों बो रखी है आपने, उसमें सरसों के फूल निकलने हैं ताकि सरसों बनेगी उसमें से, लेकिन जो फ्लावर बर्ड्स हैं, SO2 के हायर कंसंट्रेशन के कारण वो मरने लगती हैं, अकड़ जाती हैं, और डेड होकर प्लांट से गिर जाती हैं, तो प्लांट की क्रॉप्स तक खराब हो जाती हैं,
और पता ही लगता बेचारे किसानों को क्यों खराब हुए, क्रॉप्स क्या दिक्कत थी, इस वजह से दिक्कत आती है। बहुत बुरा है, तो बुरा तो है, सच। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या करते हैं, इसको भी सुनिए। दो मजेदार ऑक्साइड्स थे इसके, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन NO और NO2 ज्यादा बड़े पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। आकाश में जब बिजलियां चमकती हैं तो क्या होता है, N2 और O2 रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं NO। तो बताइए कि रोज रोज आकाश में बिजलियां चमकती रहती है? ऑफ कोर्स नहीं। जब बारिश होती है, बादल होते हैं, तो कभी कभार चमक जाया करती है, एग्जैक्टली। तो प्रकृति में NO बनती है, ये रिएक्शन होता है, पर ज्यादा नहीं होता, कंट्रोल में रहता है। इसी के विपरीत अगर आप बात कर रहे हैं सड़कों, सड़क में क्या दोष है? अरे सड़क पर गाड़ियां चलती हैं, हाँ जी, गाड़ियों में इंजन लगे होते हैं, हाँ जी, और जब वो ऑटोमोबाइल्स काम करते हैं उसमें स्पार्किंग होती है। अच्छा, स्पार्क प्लग वगैरह आपने सुना होगा, स्कूटर में लगाते हैं वो लोग, सब जगह यही होता है। सारे जितने भी पेट्रोल डीजल के इंजन है इसी बेसिस पे चलते हैं। और तब जो गाड़ी का इंजन है जिसमें आप फॉसिल फ्यूल्स चला रहे हैं, उसमें भी एयर डाल के जलाते हैं, और तब फिर से एक रिएक्शन हो जाता है N2 प्लस O2 गिविंग यू NO। अरे पर हजारों लाखों करोड़ों गाड़ियां हैं, हाँ जी, तो करोड़ों गाड़ियां चलती हैं, सब में नालायकों में यही रिएक्शन होता है। जो कभी कभार बिजलियां कड़कने पर आकाश में ईश्वर ने तय किया था रिएक्शन होगा, थोड़ी बहुत NO बनेगी, तो गाड़ियां दिन रात बनाती हैं नालायक जी। तो NO एक्स्ट्रा बन गई, बिल्कुल। और यही NO ना करते हुए हवा से आगे ऑक्सीडाइज हो जाती है और NO2 भी बना लेती है। ऐसा करती है, हाँ, वो आदत है, उसकी गंदी आदत है। SO2 मजे से ऑक्सीडाइज होकर SO3 नहीं देती थी। NO को बड़ी तलब होती है, NO खटाखट अपने आप ही दौड़ दौड़ के ऑक्सीडाइज हो जाती है, NO2 बना लेती है। बदमाश है, ऐसे ही है। देखिए, N2 और O2 से बनी NO रिवर्सिबल रिएक्शन, 1200 डिग्री सेल्सियस, 1210 डिग्री तक NO हवा से ऑक्सीडाइज होकर NO2 बना लेती है, हाँ जी। और अगर ओजोन हुई तब तो बड़ी तेजी से रिएक्शन हो जाएगा। NO ओजोन से, तो ओजोन को क्या O खिलाने का शौक होता है, उसके पास एक एक्स्ट्रा O है, खानी है O, हाँ हाँ खानी है, धड़ा ले O, तो NO बन गई NO2, वो O2 बन के भाग गई चुपचाप। अच्छा, होता है, हाँ जी। अब बताइए क्या होता है। NO, मैं आपको बताना चाहता हूं, NO इज कलरलेस। इसका मतलब हार्मलेस नहीं है, पर कलरलेस होती है। और NO2 जो है, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ये कलर्स, NO का कोई रंग नहीं होता, NO2 रेडिश ब्राउन होती है। अच्छा, तो जहां जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहां बहुत ज्यादा व्हीकल्स चलते हैं, बहुत बिजी रोड्स हैं, जहां पे जब खूब मस्त पोल्यूशन फैला होता है, एक रेड हेज छा जाती है, जिसने देखा है वो तुरंत पहचान जाए, है ना। तो जो कंजेस्टेड प्लेसेस है, जहाँ खुली हवा नहीं आ सकती, धुआं इकट्ठा होता रहता है, वहां एक अजीब सा एक लाली जैसी छा जाती है, एक रेड हेजीनेस सी आ जाती है। वो और किसी के कारण नहीं, इस मनहूस NO2 के कारण आ रही है। इतनी ज्यादा हो गई कि दिखाई पड़ने लगती है, जी हाँ, इतनी ज्यादा बन जाती है कि बाकायदा आंखों से दिख सकती है, उसका रंग आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये तो अच्छी चीज नहीं है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। पानी के साथ रिएक्ट करती है NO2, पता है क्या बनाती है? NO2 पानी में घोलो, बनाएगी HNO2, अनस्टेबल होता है, प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, जी हाँ। HNO3 फिर से टूट जाएगी किसमें, HNO2, सॉरी HNO2 टूट जाएगा HNO3 प्लस NO, और NO फिर से O2 की मदद से बना देगी NO2, बार 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 बार, मतलब कुल मिला के ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। NO अल्टीमेटली रो पीट के नाइट्रिक एसिड बना। अच्छा, तो सांस ले रहे हैं उस हवा में हम। अब कोई पूछ सकता है क्यों ले रहे हो? अरे सड़क से चल के ना जाएंगे, और मान लो हमारा घर कहीं पास पास कोई कॉलोनी है, उसमें है सड़क, पास में सड़क तो होगी ना पास में, आसमान से थोड़ी पैराशूट से जल्दी से कूद के उतरेंगे घर, तो ट्रैफिक जा रहा है, हाँ, उसमें NO2 छोड़ रहे हैं वो नालायक, हाँ। NO2 तो लगातार मेरे घर के एटमॉस्फेयर में फैल रही है, बिल्कुल सांसों में जा रही है, बिल्कुल। और सांसों में तो पानी भी है, तो सांसों में पानी भी है, लेकिन जो नेजल ट्रैक्ट है, यहाँ पे अंदर स्किन में तो मॉइस्चर होता ही है, उससे वो रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाएगी। यस,
नाइट्रिक एसिड लैब में बोतली में रखते हैं, न कि उसको अपनी नाक में डाल लेते हैं। हाँ जी, ये तो बहुत बुरी चीज है, ऑफ कोर्स बहुत बुरी चीज है। क्या उससे होता है? फिर दुर्गंध होती है और क्या होता है? इंसानों की बैंड बच जाती है, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, लंग्स वगैरह में डैमेजिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर पेड़ पौधे हैं तो NO2 उनसे भी बदतमीजी करती है, कहती नहीं, रिएक्ट नहीं कर देते मतलब फोटोसिंथेसिस। अरे खाना बना रहे थे बेचारे पेड़ पौधे, उनके फोटोसिंथेसिस की हत्या कर दी या कि उसका रेट कम कर देती है। तो जिएंगे कैसे? हाँ, तो मर जाते हैं पेड़ पौधे, यही तो कह रहे हैं, वो अच्छी चीज थोड़ी है ये। अच्छा, तो ये तो टॉक्सिक है, भयंकर, सारे लिविंग टिश्यूज के लिए। बिल्कुल, लिविंग टिश्यूज तो बढ़िया है, लेकिन नाइट्रिक एसिड मैं तो बता दूं, अगर कागज रखा है, कपड़ा रखा है, सब गलने लग जाए। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, स्टोन लगा रखा है आपने, अगर मान लिया मार्बल लगा रखा है आपने, अच्छा, तो मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट है, वो एसिड से रिएक्ट करेगा, धीरे धीरे गलने लग जाए। क्या बात कर रहे हो? पत्थर गलने लग जाएंगे? यस। किससे? इनसे। ऑफ कोर्स ये खतरनाक है, मामूली मत समझना। ऐसा नहीं कि एक हवा का झोंका आया और ये पूरी पत्थर की स्लैब गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। और वर्षों में धीरे धीरे आप देखोगे वो गल के डिसफिगर होता जाएगा लगातार। अच्छा, बड़ी भयानक पिक्चर है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की। पिक्चर तो भी बाकी है मेरे दोस्त। हाइड्रोकार्बन से परिचय कहां बढ़ाया? हाइड्रोकार्बन की बात सुन लीजिए। Hydrocarbons are formed by incomplete combustion of fuels used in automobiles. यार ये ऑटोमोबाइल्स तो नरक हो गई, इसीलिए इलेक्ट्रिक कार्स की बड़ी बातें चल रही हैं आजकल, है ना? अगर आ जाएंगी और पूरा आएंगी कि कहां जाएंगी बेचारी, मुझे बड़ा विश्वास है, तो पोल्यूशन कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी इससे। क्यों? आप पेट्रोल या डीजल चलाते हैं, 100% थोड़े जलता है, तो उसकी एक सूक्ष्म मात्रा ऐसी होती है जो जल ही नहीं पाती और बगैर जले एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। अरे तो एक नहीं, लाखों करोड़ों अरबों व्हीकल्स चलते हैं दुनिया में। अच्छा, सब के सब नालायक छोड़ रहे हैं क्या? ये हाइड्रोकार्बन। तो हवा में एकदम से हाइड्रोकार्बन आप देखेंगे बहुत बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स हवा में हाइड्रोकार्बन काफी बढ़ जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन कोई बहुत पवित्र चीजें नहीं है, ये कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर पैदा करते हैं ये। क्या बात कर रहे हो? यस। जो आप सुनते हैं कि लोग, मतलब आजकल कैंसर वगैरह की शिकायत बहुत होती है लोगों को, बहुत तकलीफ बहुत लोगों में वाइड स्प्रेड हुई है। क्यों? पोल्यूशन फैल रहा है। प्लांट्स में एजिंग हो जाती है, मतलब प्लांट्स की एजिंग तेजी से बढ़ जाती है। अगर आपने कभी पढ़ा हो, एसिटिलीन इज यूज्ड या इथिलीन इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। मतलब कच्चा आम तोड़ लिया आपने बगीचे से, हाँ जी, उसको डब्बे में डाला, थोड़ा कैल्शियम कार्बाइड डाल, उससे क्या होता है? मॉइस्चर से उसकी हाइड्रोलिसिस होती रहती है, थोड़ी थोड़ी एसिटिलीन छोड़ता रहता है। एसिटिलीन फलों को पका देती है तेजी से। अच्छा, तो केमिकली पकाना कोई अच्छी बात है? नहीं, इट्स नॉट अ गुड थिंग, बुरी बात है, पकाना तो नहीं चाहिए इसे। लेकिन लोग यूज करते हैं, वाइड स्प्रेड यूज करते हैं, लगभग हर जगह यूज करते हैं। जब तक बहुत स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक फार्म्स ना हो, ये गंदी ट्रिक्स की जगह यूज होती है। अच्छा, फल कच्चे से पक गए, मतलब उनकी एजिंग हो गई। तो अगर पहले से पका हुआ फल है तो तेजी से सड़ भी जाए, ये भी सुन लीजिए। हमेशा अच्छा नहीं है कि यार आम खट्टा था, मीठा हो गया तो मजा आ रहा है, वो सड़ने भी जल्दी वाले हैं ना। तो ये एजिंग को एक्सेलरेट कर देते हैं। अच्छा, प्लांट्स की, इंसानों की भी करते हैं। और प्लांट्स का जीवन छोटा होता है तो पता चल जाता है कि फल कितने, कोई अमृत पी के तो नहीं आए, फल तो सड़ जाते हैं अपने आप, मान लो 15 दिन में सड़ते। अब ये करके आप मुझे 5 दिन में सड़ा पा रहा ऐसे। ये टिश्यूज को ब्रेक डाउन कर देते हैं। अच्छे प्लांट्स के, उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, उनके फूल झड़ जाते हैं, नई उनमें से कोपलें निकल रही होती हैं, वो झड़ जाती हैं, मर जाती हैं, प्लांट ही मर जाती है। और बदमाश है ये, ऐसे ही भयानक है। अब कार्बन के भी प्यारे ऑक्साइड की कहानी सुन लीजिए, इतनी कहानी सुनिए, हाँ सुनाइए। कार्बन के दो ऑक्साइड, CO और CO2, जानते हैं, ठीक है? तो पहले मोनोऑक्साइड सुन लीजिए, सुनते हैं। कब निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड? इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स होता है तो हमेशा CO निकलती है।
जैसे अगर कोयले जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जला रहे हैं तो उसमें कार्बन तो होता ही है। और कम कम कंजूसी से हवा दी है आपने उसे तो इनकम्प्लीट कंबशन के फलस्वरूप निकलेगी सीओ। अच्छा, ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में सीओ निकलती है। हाँ, ये क्या होते हैं? ऑटोमोबाइल समझते हैं वाहन जो चलते हैं। हाँ जी, पेट्रोल डाल के डीजल डाल के आपने जलाया, वाहन चल दिए। हाँ जी, लेकिन कई बार उनमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है, पूरा पेट्रोल डीजल ढंग से नहीं जल पाता, तो उससे भी कार्बन, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ देता है। भयंकर। कैसी है ये? अच्छी, अरे जहरीली गैस है, भयंकर जहरीली गैस है। एक तो उसकी डेंजरस पॉइंट क्या है? कलरलेस और ऑर्डरलेस है। न इसका रंग होता है, न इसकी स्मेल आती है। मौत की कोई स्मेल नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती, और ये बड़ी जहरीली गैस है। क्यों? क्या करती है नालायक? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन से ये बॉन्ड्स बना लेती है, मस्त वाली। अच्छा, तो हीमोग्लोबिन तो अच्छी चीज थी। हीमोग्लोबिन अच्छी थी, सीओ नहीं है ना अच्छी। हीमोग्लोबिन खून में रेड ब्लड सेल्स में होता है, और ये क्या करता है? ये O2 को अपने साथ चिपका लेता है, और फिर खून दौड़ के आता है, हार्ट से पंप होता है या लंग से हार्ट में आता है, और हार्ट से सब जगह, खोपड़ी में, आंखों में, पैर में, सब जगह भेजता है। और जब वहां पर O2 ले जाता है तो वो O2 एक एक सेल को खिलाता है कि यार तुम भी ले लो अपनी O2, तुम भी ले लो O2, 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 सबको बांट देता है। वो कहता है, सेल तो अपने जहर CO2 लेके बैठे होते हैं, तो उनसे CO2 ले लेता है, उनको O2 देता है और उनसे CO2 ले लेता है, तो दौड़ के आ जाता है। तो ये व्यापार हीमोग्लोबिन का चलता रहता है। लेकिन अगर सीओ आ गई, अगर आपने ऐसी सांस ली जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये सीओ क्या हीमोग्लोबिन के साथ चिपक के बैठ जाती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाती है, कहती है अब तो हम बैठ गए। हाँ जी, हीमोग्लोबिन कहता है ठीक है अब जाओ, थोड़ी देर बैठ लिए तुम। नहीं, हम जाएंगे। क्यों? हमारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। हीमोग्लोबिन कहता है अरे यार तुम जाओ, अपने को टाइम पास नहीं करना है, काम है बहुत ज्यादा, अपने को O2 ले जानी है, CO2 ले जानी है। O2 को मतलब O2 शरीर में ले जाएंगे, CO2 बाहर निकालेंगे, बहुत काम है अपने को, लेकिन हम नहीं जाते, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन के सर पर ऐसे सवार हो गई कि उसे वो कुछ करने ही नहीं देंगी, ना जाएंगी, ना कुछ करने देंगी। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अल्टीमेटली खून का वो हिस्सा बर्बाद हो जाता है, वो ऑक्सीजन कैरी कर ही नहीं सकता। एक एक सेल बेचारा दम घुटने से मरने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसको, और इससे व्यक्ति मौत के मुंह में जाने लगता है। तो सीओ थोड़ी भी आ गई तो दिक्कत है। आरबीसी की उम्र नॉर्मली 100 दिन की होती है, थोड़ी बहुत सीओ चली गई, थोड़ी बहुत आरबीसी खराब भी हो गए तो नए बना लेता है शरीर। लेकिन आप बहुत ज्यादा सीओ इनहेल कर लेंगे तो बहुत दिक्कत है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है। पहले हेडेक चालू होता है, धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, घबराहट होने लगती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक वगैरह पड़ जाते हैं, और फिर भी आप देखिए कुछ नहीं होता तो इंसान मर ही जाता है बेचारा। तो एज सच आप देखिए कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको सांस वांस में लेना कोई बहुत शुभ काम नहीं है, बचना ही चाहिए इससे। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की अलग कहानी, सांसों में है, तो एक एक सेल से निकलती है। हाँ जी, और रेस्पिरेशन में तो आती है। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पशु पक्षी जीव जंतु हैं, सब CO2 छोड़ रहे हैं। हाँ, फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, उससे खूब सारी CO2 निकलती है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन को डिकम्पोज करते हैं, उसमें से बहुत सारी CO2 निकल जाती है। थोड़े बहुत ज्वालामुखी भी फूट जाते हैं, वो भी CO2 छोड़ देते हैं। अच्छा, तो कई सोर्सेस हैं जो प्रकृति में CO2 छोड़ू सोर्सेस। ठीक है, मान लिया। कितने CO2 है एटमॉस्फेयर? बहुत ही कम, 0.03% बाय वॉल्यूम या मोल परसेंट CO2। अच्छा, कहां पर है? भारी है तो नीचे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में या तो O2 है या N2 है। मोलर मास 32 और 28 है इनकी, और CO2 का मोलर मास 44 है, तो ये एयर के मुकाबले तो भारी गैसें नीचे रहेंगी या अंतरिक्ष में भाग जाएंगी? नीचे रहेंगे, अंतरिक्ष में कैसे भाग जाएंगे? हल्की कैसे भागेंगी? भारी तो नीचे आ जाएगी। तो CO2 मोस्टली ट्रोपोस्फियर में ही फंसी रह जाती है। अच्छा, ठीक है, कोई महत्व है?
ग्रीन प्लांट्स जो हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं प्यारे प्यारे, वो CO2 को लेते हैं और O2 छोड़ देते हैं। तो CO2 और H2O को वो एब्सॉर्ब करते हैं, लाइट पड़ती है और इसको तोड़ लेते हैं और CO2 के से सिंथेसाइज करके वो कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। गजब। और O2 छोड़ देते हैं। यस, O2 छोड़ देते हैं प्यारे प्यारे प्लांट्स। वही O2 हमको मिलती है, हम सांस ले लेते हैं। और वाह, बढ़िया है, शानदार। ठीक है, अब आप देखें, इंसान पेड़ काट देता है। पेड़ तो क्या, जंगल के जंगल काट कर दिए, जला दिए, जिसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। जंगलों को हटा देना, काट डालना, जला देना। ठीक है, या फॉसिल फ्यूल दिन रात जलाते रहते हैं, पेट्रोलियम उसके प्रोडक्ट तो जलाते ही हैं। ठीक है, कोयले जलाते हैं। इससे हवा में CO2 का लेवल बढ़ रहा है और इससे एक और बहुत खतरनाक फिनोमिना हो रहा है जिसे जगत कहता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या क्या क्या, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सब जानेंगे। एक आध क्वेश्चन कर लेंगे। Which of the following is our hazardous pollutants present in automobile exhaust gas? ऑटोमोबाइल की एग्जॉस्ट गैस में इनमें से कौन पापी रहता है जो कि हैजार्डस पोल्यूटेंट है? N2, N2 तो हर जगह रहेगी क्योंकि हवा, आपने जलाने के लिए हवा ली थी तो उसमें N2 तो थी, तो बाद में भी आएगी, पर वो हैजार्डस नहीं। CO होती है। मीथेन बिल्कुल हो सकती है, हाइड्रोकार्बन तो निकलते हैं, मीथेन तो कभी भी निकल सकती है, हम मना नहीं कर सकते। और नाइट्रोजन के पापी ऑक्साइड्स वो भी आ जाते हैं, NO2 वगैरह, बिल्कुल तीनों हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला था आपने, चलते चलते ग्रीन हाउस इफेक्ट को बता देते हैं क्या है। ये ग्रीन हाउस होती क्या चीज है, सुंदर चित्र है, देखिए क्या है। अगर आप कांच के डोम से किसी भी, लोग प्लास्टिक प्लास्टिक का बना लेते हैं, कपड़े का भी बन जाता है, पर इफेक्टिव नहीं होता है ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ढंग से नहीं होता क्लॉथ, है ना। अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट आवरण है, इस तरह का कोई कवरिंग है, एक डोम बना लिया आपने उसका, हाँ जी, और प्लांट्स को उसके अंदर रख दिया। अच्छा, ठंडे प्रदेशों में ज्यादा काम है, तो अपने देश में तो वैसे इतनी गर्मी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है, ठंड में प्लांट्स मर सकते हैं, तो उसको से कवर कर लेते हैं। अब देखिए, जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो कुछ रोशनी तो आर पार चली, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, अलग बात है, कुछ अंदर चली गई। ठीक है, जब रोशनी अंदर गई, यहाँ पड़ी, कुछ पेड़ पौधे अब्सॉर्ब कर लेते हैं, कुछ यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होती है। अब जब ये रोशनी यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, प्लीज नोट, अक्सर जो रिफ्लेक्ट होती है, होता यह है कि पेड़ पौधे अंदर की जो घास वास है, मिट्टी है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो ये एनर्जी पहले तो एब्सॉर्ब करती है, कुछ एनर्जी एमिट करती है, कुछ अपने अंदर रख लेते हैं। ये एब्सॉर्ब तो विजिबल स्पेक्ट्रम में कर लेते हैं, एमिट जो करते हैं उसमें विजिबल तो होती है ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें साथ साथ कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस भी। अच्छा, और जब आपने कांच की एक ऐसी परत बना ली है, एक डोम बना लिया है, तो आप देखते हैं कि इसमें जो अंदर लाइट आ गई है, आते समय ठीक है, उसके बाद जब रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ से पूरी आर पार नहीं निकलती ढंग से, इनफैक्ट बहुत सारी, कुछ तो चली जाती होगी बाहर, और बहुत सारी अंदर आ जाती रिफ्लेक्ट होती, फिर यहाँ पड़ी, फिर यहाँ से निकली। तो आप देखोगे कि लाइट अगर बाहर होती तो आती, टकरा के निकल जाती, लेकिन अगर डोम के अंदर है, पहले कुछ लाइट अंदर आई, फिर बाहर निकलना चाहा, बहुत कम अंश बाहर गया, फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर अंदर आ गई, फिर यहाँ से भी बाहर निकलना चाहा, रिफ्लेक्ट होकर अंदर आ गई, तो लाइट एक तरह से अंदर फंस गई, एनर्जी अंदर ट्रैप हो गई, और इसके चलते धीरे धीरे अंदर गर्मी बढ़ जाती है, अंदर गर्म हो जाता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने एक जगह देखा होगा, कैसे आप धूप में गाड़ी खड़ी कर दीजिए, अच्छा, गर्म हो जाती है, एकदम गर्म हो जाती है, क्या आपको लगता है कि अंदर गर्मी ज्यादा है और बाहर कम? शायद आपने कभी नोटिस किया, पर ऐसा होता है, और आप चाहें तो थर्मोमीटर से नाप भी सकते हैं, नापेंगे तो आपको अंदर और बाहर की टेम्परेचर में फर्क मिलेगा। अगर गाड़ी के शीशे कांच के बंद हैं तो गाड़ी के अंदर भी यही ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते गाड़ी अंदर से ज्यादा गर्म हो जाती है और बाहर इतना एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता। अच्छा, तो ये जो, जैसे कांच काम करता है ग्रीन हाउस, और वो जो सूरज से गर्मी है उसको अंदर ट्रैप कर लेता है, वैसा ही काम करता है धरती का एटमॉस्फेयर।
क्या बात कर रहे हो, सही बता रहा हूँ। होता ये है कि जो धरती का वायुमंडल है, अगर ये वायुमंडल न होता तो सूरज की रोशनी आती, गर्मी आती और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती। लेकिन यहाँ पे जो गैसेस हैं, जब इन गैसेस के मॉलिक्यूल से ये फोटॉन्स टकराते हैं तो उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, फिर ऐसे करते 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 वो इसका एक बड़ा अंश एब्सॉर्ब हो जाता है। तो ये जो था, इससे एक तरह से जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर सूरज की गर्मी को थोड़ा सा दबोच के रख लेता है, जी हाँ, एक थोड़ा सा ट्रैप करके अपने पास रख लेता है, जिसको आप एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल सकते हो। ये तो प्राकृतिक रूप से होता ही है, एटमॉस्फेयर का इतना फर्क। अच्छा, और एक छोटी सी मजेदार बात और बता देता हूँ। क्या आपको पता है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। मरकरी सबसे गर्म प्लैनेट है। और यही नहीं, क्या आपको ये पता है कि मरकरी बहुत ठंडा भी हो जाता है? क्या बात करो, ठंडा कैसे हो जाएगा? यस, घूमते घूमते जब वो स्पिन कर रहा है, जो मरकरी का हिस्सा सूरज के सामने हो रहा है, जहां पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, वहां पर एकदम तेज गर्मी होती है, पागलों की तरह टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जो उसके पीछे पोर्शन है, वहां पर इतनी 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 भयंकर ठंड हो जाती है, कोई जवाब नहीं। क्यों? मरकरी के पास कोई खुद का एटमॉस्फेयर नहीं, क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है, ये न के बराबर है। तो आप देखोगे ये जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो धरती के पास है, ये लग्जरी मरकरी के पास नहीं है। तो कोई गैसेस का कवच नहीं है जो सूरज की गर्मी को ट्रैप कर ले। तो जैसे ही सूरज डूबा, अंधेरा हुआ, गर, गर्मी तो कोई ट्रैप करके रख ही नहीं रहा, तो वो एकदम एकदम इतना ठंडा हो जाता है कि वो माइनस में भी बहुत नीचे टेम्परेचर चला जाता है, एकदम फ्रीजिंग हो जाता है। अच्छा, वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि एक तरफ अगर बिल्कुल गर्म है, उबल रहा है, एक तरफ फ्रीजिंग है, जो बीच की बाउंड्री है, वहां पर तो नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर संभव है। हाँ, संभव है, ऐसा बड़े लोग कहते हैं। तो अगर आप लगातार मरकरी में उस बाउंड्री पर दौड़ते रहें, जहाँ पे मात्र 25 डिग्री टेम्परेचर है, तो संभव है कि आप उस पर जी लें। ईश्वर जाने कैसा जीवन होगा। धरती हमारी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है, इसको संभाल के रखिएगा, आपका काम भी है। चलिए देखते हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पे एक शब्द लिखा है, ग्लास इज ओपेक टू इंफ्रारेड रेडिएशन। अच्छा, मतलब विजिबल लाइट कांच के आर पार निकल जाती है, और जो इंफ्रारेड है रेडिएशन, वो कांच से टकरा कर या तो कांच में एब्जॉर्ब हो जाएगा या अंदर चला जाएगा वापस, कांच के आर पार निकल पाता। तो अंदर ट्रैप हो गया, अंदर ही फंस गया, वो अंदर ही एब्जॉर्ब होगा, वो बाहर नहीं जा सकता। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर जैसे ट्रैप कर लेता था, जैसे ग्रीन हाउस में कांच के अंदर गर्मी हो जाती थी, अगर आपकी कार धूप में खड़ी है तो उसमें अंदर गर्मी ज्यादा हो जाती है, ऐसे ही धरती का जो एटमॉस्फेयर है, वो भी सूरज की गर्मी को अपने अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते ही थोड़ा सा संभाल लेता है। और इसमें अलग अलग गैसें, O2 है, N2 है, तो है ही, CO2 का बड़ा रोल होता है गर्मी को ट्रैप करने में। अच्छा, तो कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनको ज्यादा महारत हासिल है इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्सॉर्ब करके गर्मी को एब्सॉर्ब करने की। O2 और N2 सब कुछ एब्सॉर्ब नहीं कर पाती, CO2 ज्यादा अच्छे से एब्सॉर्ब कर लेती है। अच्छा, तो अब आप देखो, ये जो है, मतलब ये सूरज की रोशनी को तो अपने आर पार आने देती हैं, लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशन धरती से रिफ्लेक्ट होता है, उसको एब्सॉर्ब कर करके धरती को ये गर्म बनाए रखती है। ठीक है, कौन सी है ऐसी गैसेस? सबसे पॉपुलर ग्रीन हाउस गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ, और मीथेन, बिल्कुल। फिर पड़ोस में नाइट्रस ऑक्साइड N2, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पानी। ठीक है, कार्बन में ही CFCs क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे CF2Cl2, इस तरह से। और ओजोन। 6 ग्रीन हाउस गैसें आप याद करो। ब्रह्मा जी ने 6 गैसें बनाई, ब्रह्मा जी से बात ना करें आप, नाम 6 बस, बहुत सारी है। तो CO, कार्बन के 3 आइटम, मीथेन, CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाइट्रोजन का एक है, N2O, लाफिंग गैस। ऑक्सीजन के 2 हैं, एक पानी है और एक ओजोन। ये 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं, याद कर लीजिए। ये ऐसी हैं जो एटमॉस्फेयर में
पोल्यूशन फैलाने के, इंसानों के पोल्यूशन फैलाने के कारण मिल भी जाती है। ओजोन तो पहले ही भगवान ने दे रखी है, होती है, अपर लेयर में ओजोन होती है, कुछ इंसान बना लेते हैं। ये सब पोल्यूशन कारक गैसेस हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, ये गर्मी को ट्रैप कर लेती है। धरती जितनी गर्म होनी चाहिए भगवान ने उतनी गर्म रखी है, आपने उसमें CO2 बढ़ा दी, मीथेन बढ़ा दी, ओजोन CFCs बढ़ा दिए, तो ये ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर लेते हैं। जब ये ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो पता है क्या करते हैं, ये धरती का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो अगर ये धरती का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, एक तो क्या, जंगलों में आग लगने लगती है, और भयानक है, तो बुरी बात है। हाँ जी, यही नहीं, उससे तो और ज्यादा पोल्यूशन फैला, उससे तो और CO2 वगैरह निकली, और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा, तो और गर्मी बढ़ेगी। जी हाँ, ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो जो आइस कैप्स हैं, पोलर पोल्स पर, साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल पर आइस कैप्स हैं, इनकी बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ पिघल जाएगी, पता है क्या होगा, प्रलय आ जाएगी। क्यों, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सिटीज इंसानों ने बनाए हैं जो समुद्र के तट पर हैं, वो सब समुद्र में डूब जाएंगे। तो भयानक है, बहुत ही भयानक है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो कम पोल्यूशन फैलाओ यार। और एक क्वेश्चन कर लो फटाफट, which of the following statements is are true about the greenhouse effect? A, greenhouse effect is because of presence of gases which in general are strong infrared absorbers in the atmosphere. बिल्कुल सही बात। It is because of CO2 only, CO2 only नहीं, copyright पढ़े ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत सारी गैसें। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ ओजोन एंड मीथेन। क्या बकवास है, प्रेशर का क्या मतलब है, प्रेजेंस होने चाहिए, और कईयों से हो सकती है, खाली ओजोन और मीथेन अकेली नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड CFCs इन दी एटमॉस्फेयर। ये अजीब से डबल मीनिंग स्टेटमेंट है, इनमें एक ही ढंग का है, कौन सा नहीं। अब आपको ये अच्छा पॉइंट है ना, अगर इसी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाए, ऐसे बोल दिया जाए कि ओजोन एंड मीथेन कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, वो सही है। N2O and CFCs cause greenhouse effect, ठीक है। Greenhouse effect is because of N2O and CFCs, नहीं, क्यों, it is something like, हम रोटी खाते हैं और जिंदा है, ठीक है, हम जिंदा इसलिए हैं कि हम रोटी खाते हैं, नहीं, चावल खाते हुए जिंदा रह जाएंगे, है ना। तो आप देखिए दोनों स्टेटमेंट एक जैसे लगते हैं पर है नहीं, कन्वर्स और ओरिजिनल स्टेटमेंट का फर्क देखिए, यहाँ पे डेलिकेट बात है। तो BCD ऑप्शंस एक्यूरेट नहीं है, गड़बड़ है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट सिर्फ N2O और CFCs के कारण नहीं है। अगर ये होता ग्रीन हाउस इफेक्ट मे बी बिकॉज ऑफ या इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ, तब तो ठीक था, पर वो N2O और CFC के कारण है। अगर इसको ट्रू बोलेंगे तो उससे फीलिंग आती है इन्हीं के कारण, नहीं नहीं, और बहुत कारण है, इसमें तो सही आंसर एक ही ढंग का, अनएम्बिगुअस आंसर तो खाली ए। यही मेन का क्वेश्चन था, ठीक है। देखो, which of the following is a set of greenhouse gases? कौन कौन सी थी ग्रीन हाउस गैसेस, याद करो, 6 थी, CO2, CH4, CFCs, 3 तो कार्बन की थी, नाइट्रोजन की N2O, पानी और ओजोन, ये थी, याद है ना, हमने रट रखा था, रट्टे का सिंबल बना था। देखें भैया क्या है इसमें, ये क्या आप सब ग्रीन हाउस है, हाँ, बाकी नहीं, बाकी सब पोल्यूशन फैलाती है, ग्रीन हाउस गैस होना जरूरी। अरे वाह, आ गया, ये तो आ गया, सही है। तो बच्चे लोग, आज हमने यहाँ तक तो बातें करी, बहुत सारी दिल की बातें हुई, बहुत कुछ हमने जाना, बहुत कुछ हमने सीखा। यही चर्चा जारी रहेगी अगली बार जब हम करेंगे साक्षात्कार एसिड रेन से, एसिड बरसेगा अगली बार। जी हाँ, समझ के रहिएगा, छतरी लगा के रखिएगा। अगली बार होगी एसिड्स की बरसात, और भी बहुत बहुत तरह के पोल्यूशन देखेंगे, सीखेंगे, पता करेंगे उनके बारे में। अगली बार, आज की मुलाकात बस इतनी। नोट्स को अच्छे से याद कर लेना, थ्योरी को लर्न कर लेना, असाइनमेंट्स फिर आना, फिर मिलेंगे। नमस्कार।